हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम यह जानेंगे साइंस में लेसन प्लान पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो वी वुड लाइक टू से समथिंग टू यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल वाटिका सिंह एंड डोंट फॉरगेट टू पुट ऑन द नोटिफिकेशन बेल एंड डोंट मिस द अपकमिंग वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। साइंस में लेसन प्लान पाठ्य योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोर्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको लिखना होता है। तो पहले मैं बता दूं कि पाठ योजना क्या होता है। पाठ योजना किसी भी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होती है, जिसे कि हम पाठ योजना लेसन प्लान कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोर्ड में और बहुत सुंदर ढंग से लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं विद्यालय का नाम। आप जिस विद्यालय से बीएड बीटीसी डीएड कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना बनाते हैं उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं विषय। जिस विषय में आप अपनी पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं चक्र। टीचिंग करने के दौरान जो पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना लेसन प्लान को बनाते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के लिए या पाठ्य योजना बनाने के लिए जो समय आपको दिया जाता है उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है मानव नेत्र की संरचना। तो पहले मैं बता दूं कि ये प्रकरण क्या होता है। ये जो प्रकरण होता है ये पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोर्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इतना चीज़ लिखने के बाद आपको एक यहाँ पे ऐसी लाइन खींच देनी चाहिए, क्योंकि इसे हम विषय का इंडेक्स कहते हैं। इसे विषय का ब्लॉक भी कहा जाता है। इस विषय के इंडेक्स में, इस विषय के ब्लॉक में मैंने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आप प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण को मैंने बता दिया कि यहाँ। उसके बाद आप लिखते हैं प्रकरण। तो जो प्रकरण होता है वो पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि ये सामान्य उद्देश्य क्या होता है। सामान्य उद्देश्य का मतलब ये होता है कि आप जो विषय बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय से रिलेटेड 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स अपने विषय के बारे में लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे सामान्य उद्देश्य के बारे में दे दूँ कि जैसे कि आप विज्ञान की 20 से 25 पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप अपने विज्ञान की 20 से 25 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट्स है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट्स है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट्स है छात्रों की तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना। चौथा पॉइंट्स है छात्रों को वैज्ञानिक सिद्धांतों से अवगत कराना। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि ये विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है हमारा कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको मैक्सिमम 2-2 पॉइंट्स तो लिखने ही होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स है छात्र शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग के बारे में जान पाएंगे। दूसरा पॉइंट्स है छात्रों को मनुष्य की आँख के बारे में बताना। बोधात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स है छात्र मनुष्य की आँख के बारे में अध्ययन कर उसके महत्व को समझेंगे। दूसरा पॉइंट्स है छात्र आँख की आंतरिक संरचना के विषय में अध्ययन करेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा है छात्र आँख की आंतरिक संरचना को चित्रात्मक रूप से बनाने का कौशल सीख पाएंगे। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्र ह्यूमन आइज़ की संरचना को समझ सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होती है। बच्चों को ब्लैक बोर्ड में जिन सामग्री का यूज करके आप जो टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, क्लियर करते हैं, उसी सामग्री को सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, रंगीन, डस्टर, संकेतक,
प्रकरण से संबंधित चार्ट आदि। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं बता दूं कि ये पूर्व ज्ञान क्या होता है। ये जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हो छात्र मनुष्य आँख के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो पहले मैं बता दूं कि ये प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य छात्रों को प्रस्तावना प्रश्न का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को स्मरण कराई जा सके, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ उस प्रकरण की शुरुआत कर सकें। तो छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं। पहला कॉलम तो हम बना देते हैं क्रम संख्या का कॉलम। इस कॉलम में हम छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में हम छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। और तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र हमारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, प्रमुख ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं? तो छात्र आंसर देते हैं प्रमुख ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन छात्रों से है, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, इनमें से किस ज्ञानेंद्रिय के बिना देख पाना संभव नहीं है? तो छात्र आंसर देते हैं आँख या नेत्र। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, नेत्र की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब है कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को बिल्कुल ही नहीं पता है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हैं, बच्चों आज हम मानव नेत्र की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य के कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। नेत्र मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिनके द्वारा हम पास एवं दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं। मानव नेत्र गोलाकार होता है, जिसके सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, जिसे कार्निया कहते हैं। कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के मध्य में एक लघु निकास छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं। पेशियों की सहायता से इसका आकार स्वतः ही अधिक प्रकाश में छोटा तथा अंधेरे में बड़ा हो जाता है। इसके ठीक पीछे उत्तल लेंस की आकृति की एक संरचना होती है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। मानव नेत्र में सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। इसके बीच एक स्थान होता है, जिसे पित्त बिंदु कहते हैं, जिस पर प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। व्याख्या करने के
बाद आप श्यामपट्ट कार्य में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप कुछ पॉइंट्स लिख देंगे। जैसे पहला पॉइंट्स आप लिखेंगे, नेत्र मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। आप दूसरा पॉइंट श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, मानव नेत्र गोलाकार होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, नेत्र में सामने का उभरा हुआ भाग कार्निया कहलाता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, कार्निया के पीछे का अपारदर्शी पर्दा आइरिस कहलाता है। चौथा लिखेंगे, आइरिस के मध्य लघु निकास छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। व्याख्या करने के बाद छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे आप, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे बोध प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, मानव नेत्र के सामने का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो छात्र आंसर देते हैं, कार्निया सामने का भाग होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, अधिक प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो छात्र आंसर देते हैं, पुतली का आकार छोटा हो जाता है। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न छात्रों से करने के बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए फिर से आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला तो कॉलम आप बना देंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, इस कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापक क्रियाओं कॉलम, इस कॉलम में आप व्याख्या करते हैं। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम, इस कॉलम में आप लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य कॉलम, इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। स्वच्छ आँख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। जब मानव नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह दोष 2 प्रकार का होता है। पहला होता है निकट दृष्टि दोष। आँखों में वह दृष्टि दोष जिसके कारण व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसके निवारण हेतु चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। दूसरा दूर दृष्टि दोष। आँख में वह दृष्टि दोष जिसके कारण व्यक्ति को दूरी की वस्तु को स्पष्ट दिखाई देती है किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप पहला पॉइंट्स लिखेंगे, एक स्वस्थ आँख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। दूसरा पॉइंट्स आप लिखेंगे, मानव नेत्र में 2 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। पहला क्या होता है, निकट दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोध प्रश्न का कॉलम, इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं कॉलम, इस कॉलम में आप व्याख्या करते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को लिखते हैं। तो अब हम छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, स्वस्थ आँख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो छात्र आंसर देते हैं, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो छात्र आंसर देते हैं, दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए।
छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करने के बाद आप छात्रों को गृहकार्य देते हैं। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो मानव नेत्र का एक नामांकित रेखा चित्र बनाकर लाइए। इस तरह से आप साइंस में पाठ्य योजना लेसन प्लान ईजी और आसानी ढंग से आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई दिक्कत होती है इस पाठ्य योजना लेसन प्लान में, अगर कोई भी क्वेरी आपके मन में हो, मुझसे पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेरी पूछ सकते हो और हम आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।